नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने लाइट रिएक्शन बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे C3 साइकिल, जिसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिससे हमारे ग्रीन प्लांट फूड मटेरियल की सिंथेसिस करते हैं। और इसे अगर हम रिएक्शन में देखें कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस के समय, तो इस रिएक्शन से क्लियर पता लग रहा है कि कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के दौरान पाई जाती है। एटमॉस्फेयर से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करता है, जड़ से पानी खींचता है, वाटर रूट से प्राप्त करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, लीफ हमारी हरी होती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इस प्रक्रिया के लिए, इस प्रोसेस के लिए लाइट अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स फोटान, फोटान मीन्स लाइट, और सिंथेसिस मीन्स बनना, यानी कुछ बन रहा है। पौधे कुछ बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और क्या बना रहे हैं? दैट इज द रिजर्व फूड मटेरियल लाइक द कार्बोहाइड्रेट। यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन के उपरांत बदल रही है ग्लूकोज में, C6H12O6 में। इधर हम देखते हैं ये वाटर की फोटोलिसिस हो जाती है, और फोटोलिसिस होने से यहाँ से ऑक्सीजन, इसका ये ऑक्सीजन निकलता है, और यही ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। और हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो यही वो ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे बाहर निकालते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, और ये जो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से बना, यही पौधों का रिजर्व फूड मटेरियल होता है। यह रिजल्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस है। यहाँ हम रिडक्शन देख रहे हैं, और इस केस में हम ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, और ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसकी लिसिस होती है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। 2 स्टेप में फोटोसिंथेसिस पूरी होती है। पहले स्टेप को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, और दूसरे स्टेप को हम डार्क रिएक्शन C3 साइकिल या केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। या तो केल्विन साइकिल कह सकते हैं, या C3 साइकिल कह सकते हैं, या डार्क रिएक्शन कहते हैं। यहाँ ये भी मैं बताना चाहूंगी कि डार्क रिएक्शन कहा तो जाता है, लेकिन ये उचित नहीं है, क्योंकि डार्क का मतलब हम नाइट से लेते हैं। तो बहुत से बच्चे ये भी सोचते होंगे कि अच्छा, लाइट रिएक्शन यानी दिन में होता होगा और डार्क रिएक्शन रात में होता होगा। यहाँ डार्क रिएक्शन का मतलब रात में होने वाले रिएक्शन से नहीं है। डार्क रिएक्शन का मतलब है कि देयर इज नो नीड ऑफ लाइट, यानी फर्स्ट फेज लाइट रिएक्शन के लिए लाइट इज नेसेसरी। डार्क रिएक्शन टोटली इंजाइमेटिक होता है, इसलिए डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए आज हम समझते हैं कि डार्क रिएक्शन कैसे होता है। हम पिछले टर्न पर जो लाइट रिएक्शन का वीडियो मैंने YouTube के माध्यम से आपके पास भेजा, उसमें
मैंने बताया था कि लाइट रिएक्शन में एटीपी की सिंथेसिस होती है और एनएडीपी का रिडक्शन हो जाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हमें NADPH2 मिल जाता है और एनर्जी के रूप में हमको ATP मिल जाती है। और तीसरा जो इवेंट बहुत इम्पोर्टेंट था, दैट वाज द इवोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन। यानी 3 चीजें हमने प्राप्त किया लाइट रिएक्शन से। हमने ATP प्राप्त किया, दूसरा NADPH2 प्राप्त किया और तीसरा हमने ऑक्सीजन को बाहर निकलते हुए देखा। तो लाइट रिएक्शन का जो रिजल्ट था, एनर्जी के रूप में हमको ATP मिला, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हमको NADPH2 मिला और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि डार्क रिएक्शन में इस ATP के मदद से रिडक्शन NADP का जो हुआ, तो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADPH2, इन दोनों की मदद से कैसे डार्क रिएक्शन संचालित होता है, इसे हम इस साइकिल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। डार्क रिएक्शन को खोजा था मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए इस पूरी होल प्रोसेस को हम केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ अगर हम इस साइकिल को समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा, वह ऑर्गेनिक कंटेंट, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड 5 कार्बन का बना हुआ होता है। यानी रिबुलोज बाइफॉस्फेट एक ऐसा ऑर्गेनिक कंटेंट है जो 5 कार्बन से मिलकर बना है। ये 5 कार्बन हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। एटमॉस्फेयर से एक कार्बन ऐड हो रहा है, अंदर आ रहा है, तो एक कार्बन हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। 5 कार्बन और एक कार्बन जब आपस में जुड़ेंगे और जोड़ने के लिए, इनको दोनों को मिलाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, दैट एंजाइम इज द abundant एंजाइम इन द वर्ल्ड। अगर कोई पूछे दुनिया में सबसे ज्यादा एंजाइम कौन सा एंजाइम है जो दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, दैट इज द रुबिस्को, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यह एंजाइम एबंडेंटली पाया जाता है दुनिया में, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, रिबुलोज बाइफॉस्फेट, इन दोनों को मिलाने का जो काम करता है वो यही रुबिस्को करता है। यानी कि इस स्टेज में हम क्या देख रहे हैं, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ द कार्बन मॉलिक्यूल। तो इस पांच कार्बन के ऑर्गेनिक कंटेंट में हम एक कार्बन को जुड़ते देखते हैं, तो 5 और 1 मिलकर 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। दैट 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज नॉट स्टेबल, वह स्टेबल नहीं है। Immediately break down into 2 molecule and each molecule having 3 carbon atom। यानी मैंने क्या कहा कि यहाँ पर 5 कार्बन थे, हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ये रिबुलोज बाइफॉस्फेट था और एक कार्बन यहाँ से आया, तो प्लस अगर एक कार्बन कर दें तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन का एक कंपाउंड बन जाता है। इसको 6 कार्बन कर लेते हैं, 6 कार्बन का कंपाउंड बना जो स्टेबल नहीं है और 3 कार्बन में ये टूट जाता है। यानी कि 3 कार्बन का कंपाउंड ये बनेगा और 3 कार्बन का कंपाउंड ये बनेगा। डार्क रिएक्शन में जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है, दैट इज 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड।
इसे कहते हैं 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम देखें, ये 3 कार्बन का है। 5 + 1 = 6 था और 6 टूट गया तो 3 कार्बन में बदल गया। अगर ये 1 मॉलिक्यूल है तो ये 2 मॉलिक्यूल में बदल जाएगा। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का बनना क्या कहलाया? दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। तो यानी कि हम इसे समझें तो पाएंगे कि डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल या केल्विन साइकिल में 3 स्टेप ही हमको दिखाई देते हैं। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, यानी कि RUDP का कार्बोक्सिलेशन होता है और 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक की प्रक्रिया को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होता है, इसे हम सेकंड स्टेप मान सकते हैं। फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप रिडक्शन। रिडक्शन वह प्रोसेस है जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ट्रायोज फॉस्फेट, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड में जब एसिड का रिडक्शन होता है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ रिडक्शन हुआ और एसिड कन्वर्ट हो गई है एल्डिहाइड में। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। और यहाँ पर जो ATP का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन में हुआ था, जिस NADP का रिडक्शन लाइट रिएक्शन में हुआ था, ये दोनों प्रोडक्ट जो हमें लाइट रिएक्शन में मिले थे वो इस रिडक्शन में यूटिलाइज होते हैं। ATP अपने फॉस्फेट को डोनेट कर देता है और ADP के रूप में बाहर आ जाता है। ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेट देते हुए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में बाहर आ जाता है। यहाँ NADPH2 को हम देखते हैं कि ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है और यहाँ रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होते समय हाइड्रोजन का एडिशन होता है, यानी इसमें हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा और ये NADPH2 ऑक्सीडाइज होकर NADP के रूप में बाहर आ जाएगा। ये ADP और NADP ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ NADP, ये दोनों पुनः फिर ATP बनने के लिए और रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADP बनने के लिए लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे ताकि पुनः ये ATP का और रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADPH2 का फॉर्मेशन कर सकें। अब हम यहाँ देखें 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड से बनता है शुगर। शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। कुछ मॉलिक्यूल ग्लूकोज के रूप में बन जाएंगे, लेकिन अगर पूरा का पूरा ट्रायोज फॉस्फेट ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा तो फिर इस साइकिल को चलाने के लिए इस रॉ मटेरियल को कहाँ से लाया जाएगा? इसलिए ट्रायोज फॉस्फेट फिर से रिबोलोज 1,5-डाइफॉस्फेट की सिंथेसिस करेगा और इसे कहते हैं हम रीजनरेशन ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ द डार्क रिएक्शन। तो यहाँ हम देखते हैं फिर से रीजनरेशन हो रहा है। जहाँ से प्रोसेस शुरू हुई थी, यहाँ देखिए, यहाँ शुगर का फॉर्मेशन हुआ और फिर 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का सिंथेसिस पुनः होगा। इसे हम कहते हैं रीजनरेशन और इस रीजनरेशन को हम तीसरा स्टेप मान लें। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, जब कार्बन ऐड हुआ। दूसरा स्टेप है एसिड का एल्डिहाइड में बदलना, रिडक्शन, ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप है रीजनरेशन ऑफ रिबोलोज डाइफॉस्फेट।
ये हमने आपको बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। यहाँ रीजनरेशन के समय भी एटीपी यूटिलाइज होगी, फॉस्फेट यूटिलाइज होगा और एटीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ भी एनर्जी एटीपी से मिल रही है, यहाँ हम देख रहे हैं एनर्जी एटीपी से मिल रही है। तो 2 एटीपी यहाँ खर्च हो रही है और 1 एटीपी यहाँ खर्च हो रही है। तो एक बार जब कार्बन अंदर प्रवेश करता है, एक मॉलिक्यूल जब कार्बन डाइऑक्साइड का आता है, तो इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हम देख रहे हैं 3 मॉलिक्यूल एटीपी के खर्च होते हैं। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो 3 एटीपी एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में खर्च हो रही है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए हमें 6 कार्बन चाहिए। अभी तो एक ही कार्बन आया था, हमें 6 कार्बन चाहिए। तो यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए इस साइकिल को 6 बार रिपीट करना पड़ेगा, यानी 6 बार ये साइकिल चलेगी। 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आएंगे और तब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन C6H12O6 के रूप में होगा। तो यहाँ एक साइकिल को चलाने में 3 एटीपी खर्च हो रही है, तो 6 बार अगर ये प्रोसेस होगी तो यानी 18 मॉलिक्यूल खर्च होंगे एटीपी के। यानी फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन के लिए 81 मॉलिक्यूल जब इस कार्बोहाइड्रेट का बनता है तो 18 मॉलिक्यूल खर्च होते हैं एटीपी के। इसी तरह अगर हम NADPH2 के रिडक्शन को देखें तो यहाँ हमको एक बार कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर आ रहा है शुगर को बनाने के लिए, तो हम देख रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल खर्च हो रहे हैं। यहाँ हमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल का कंपाउंड बनना है, तो यहाँ 2 खर्च हो रहे हैं। तो इसे हम 2NADPH2 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 NADPH2। यानी हम देख रहे हैं 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 और 18 मॉलिक्यूल 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP are involved for the formation of 1 molecule of carbohydrate। यानी कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए इस डार्क रिएक्शन, इस कैल्विन साइकिल को 6 बार चलना पड़ता है। ये 6 बार साइकिल कंप्लीट होती है तब एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का बनता है। तो यदि आपके एग्जाम में डार्क रिएक्शन आए और आपके पास समय बहुत कम बचा हो तो आप इस डायग्राम को बनाएं, और यदि लॉन्ग क्वेश्चन में डार्क रिएक्शन पूछा जा रहा है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी साइकिल को हम बहुत अगर लंबे क्वेश्चन में पूछा जाता है जिसमें एक एक स्टेप को एग्जामिनर अगर पूछ रहा है, तो अब हम जो बताएंगे आपको कैसे इस रिबुलोज डाइफॉस्फेट से शुगर बनेगा, बहुत से स्टेप हैं उसके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी आपको तुरंत हम डार्क रिएक्शन की पूरी साइकिल के बारे में हम लोग अपना ज्ञान शेयर करेंगे। इसका आप फोटो खींच लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। अभी बच्चों हमने देखा था, हमने अब एक साइकिल बनाई थी डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल, और जिसमें हमने 3 स्टेप दिखाए थे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। हमने आपसे ये भी कहा था कि यदि छोटे प्रश्न के रूप में पूछा जाए
तो डार्क रिएक्शन को हम उस साइकिल से दिखाएंगे। लेकिन यदि लॉन्ग क्वेश्चन में डार्क रिएक्शन पूछा जाता है और आप बीएससी या एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको पूरी साइकिल बतानी होगी। धैर्य रखिएगा, ये वीडियो प्लीज़ लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन इस डार्क रिएक्शन को मैं पूरी मेहनत के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और यदि डार्क रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा तो फिर कभी आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, एक बार बस समझने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने कार्बोक्सिलेशन की बात की थी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ द डार्क रिएक्शन इज द कार्बोक्सिलेशन। तो देखिए यहाँ कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। रिबुलोज डाइफॉस्फेट CO2 से रिएक्ट कर रहा है। एंजाइम है रुबिस्को, रिबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेट। इस एंजाइम की उपस्थिति में ये दोनों आपस में मिल जा रहे हैं। तो यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो 5 और 1 मिलकर 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बन रहा है। बट दिस कंपाउंड इज नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं करता। इमीडिएटली ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो मान लेते हैं कि ये 6 कार्बन का कंपाउंड था। ये देखिए 6 कार्बन का ये कंपाउंड बना, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, ये टूट गया। किसमें टूटा? 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। मान लेते हैं कार्बन नंबर 1, 2 और 3। इस तरह 3 कार्बन में टूट गया है। अब यहाँ ये भी जानते चलिए कि 6 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं रिबुलोज डाइफॉस्फेट के और 6 मॉलिक्यूल लिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। हमने आपको बताया था कि एक कार्बोहाइड्रेट यानी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इस साइकिल को 6 बार चलना पड़ता है, यानी 6 मॉलिक्यूल की एंट्री होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल जब रिबुलोज के 6 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के भी 6 मॉलिक्यूल ही बनेंगे। अब ये 6 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में बदल रहा है। तो अगर इसकी संख्या 6 होगी तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के मॉलिक्यूल कितने बन जाएंगे? ये 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के मॉलिक्यूल 12 होंगे, क्योंकि ये 6 है और 6 3 में टूट रहा है। तो ये तो एक मॉलिक्यूल का हमने बताया। ऐसे ही ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसी तरह हम मान लें ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल और ये 5वां मॉलिक्यूल। 1 2 3 4 5 एक और यहाँ मान लेते हैं। देखिए ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कार्बन एटम की संख्या तो 6 है, लेकिन ये मॉलिक्यूल 1 है, ये मॉलिक्यूल 1 है। ये देखिए मॉलिक्यूल 1 है और हर एक मॉलिक्यूल में हम कार्बन की संख्या 6 देख रहे हैं। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 1 2 3 4 5 6। ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के 6 मॉलिक्यूल बने और प्रत्येक मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में बदल गया। तो अगर इससे 2 बने तो इससे भी 2 बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे, इससे भी 2, प्रत्येक मॉलिक्यूल से 2 बनेंगे। ये प्रत्येक मॉलिक्यूल से 2 की संख्या में बनेंगे और सभी के पास 3 कार्बन होंगे। तो अगर हम इन्हें जोड़ ले 3 3 और हर जगह ये हमको 3 3 दिखा कार्बन के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो जोड़ ले हम 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यानी हमारे पास 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कितने बन गए? 12 मॉलिक्यूल बन गए। अब यहाँ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तक के बनने की जो प्रक्रिया हुई हमारी, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। यहाँ तक की प्रक्रिया थी कार्बोक्सिलेशन। अब कार्बोक्सिलेशन के बाद फिर हम ये देख रहे हैं कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में एटीपी अपना एक फॉस्फेट इसको देकर खुद एडीपी के रूप में बाहर निकल जाता है, यानी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। और इस समय जो एंजाइम काम कर रहा होता है इसे कहते हैं फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। सो इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एटीपी reacts with the 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और अपना एक फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को दे देगा और एडीपी के रूप में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में बाहर आ जाएगा। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पास 2 फॉस्फेट लगे हैं। कार्बन नंबर 1 पर भी फॉस्फेट लगा है और कार्बन नंबर 3 पर भी। यहाँ मान लें कि ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। मान लिया हमने कि ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है और ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अभी फॉस्फेट यहाँ पर लगा था, अब फॉस्फेट पहले पॉइंट पर भी लग जा रहा है, यानी 1 3। यहाँ हमने लिखा 1 3, यानी 2 फॉस्फेट इस फास्फोरिक एसिड ग्लिसरिक एसिड पर लग गया। तो बन गया 1 3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड और इसके 12 मॉलिक्यूल। ये देखिए मैंने 12 मॉलिक्यूल बना के आपको दिखाया। नाउ द 12 molecule of 1 3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में हम देखते हैं कि इस एसिड का रिडक्शन हो जाएगा और हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। हम जानते हैं कि एसिड का जब रिडक्शन होता है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लिसरिक एसिड यहाँ एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ हमने देखा था कि 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, लेकिन इस स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, एक फॉस्फेट फास्फोरिक एसिड के रूप में निकल जा रहा है। तो केवल कार्बन नंबर 3 पर हमको एक ही फॉस्फेट यहाँ दिखाई देगा, दूसरा फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड के रूप में निकल जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADP अपने हाइड्रोजन को इस एसिड को डोनेट कर रहा है और ऑक्सीडाइज होकर पुनः लाइट रिएक्शन को संचालित करने के लिए निकल जा रहा है। फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, अभी अपना हाइड्रोजन ये एसिड को देकर इसे एल्डिहाइड में बदल देता है। तो हमारे पास क्या बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। इसके भी कितने मॉलिक्यूल बने, 12 मॉलिक्यूल बने और प्रत्येक मॉलिक्यूल में एटम की संख्या कितनी है, 3 कार्बन है, यानी ये कार्बन की संख्या अभी भी हमें 3 ही दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो 12 मॉलिक्यूल बने हैं इनका बंटवारा होगा, इसे हम बांट सकते हैं। ये देखिए 2 मॉलिक्यूल इधर गया, इसमें से 5 मॉलिक्यूल नीचे आता है, यानी ये 5 मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस एल्डिहाइड के जो 12 मॉलिक्यूल बने उसमें से 5 मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए। किस एंजाइम की उपस्थिति में, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में दिस 3 phosphoglyceraldehyde is converted into डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। अब हम देखें कि ये 5 मॉलिक्यूल बना था, तो 5 मॉलिक्यूल ये और ये 3 कार्बन का था, तो ये 5 मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल इधर जाएगा और 3 मॉलिक्यूल ये 5 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के मॉलिक्यूल बने थे,
इस 5 में से हम ये देख रहे हैं कि 3 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और कैसे फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो रहा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट रिएक्ट कर रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से। इसके हम देख रहे हैं 3 मॉलिक्यूल और यहाँ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल। हम मान लेते हैं कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये 3 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड हमारा, और इसके 3 मॉलिक्यूल, ये 3 कार्बन का है और 3 मॉलिक्यूल, तो इसे 3 कार्बन का और 3 मॉलिक्यूल हम मान लें। इसी तरह 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के भी यहाँ हम देख रहे हैं 3 मॉलिक्यूल, तो 3 मॉलिक्यूल हमारे पास हैं 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के। अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो देखिए इतना बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है जिसमें एटम की संख्या 6 हो जा रही है। तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और तीनों मॉलिक्यूल में एटम की संख्या 6 हो जाती है। 3 डाईहाइड्रोक्सी के कार्बन और 3 कार्बन 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से आए। क्योंकि यहाँ भी फॉस्फेट लगा है और यहाँ भी फॉस्फेट लगा है, तो फ्रक्टोज बनेगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यानी यहाँ कार्बन नंबर 1, यहाँ भी यहाँ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का। और मॉलिक्यूल कितने बने, तो ये मॉलिक्यूल बने हैं 3 मॉलिक्यूल। ये देखिए 3 मॉलिक्यूल बने हमारे, और प्रत्येक मॉलिक्यूल में कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 6 कार्बन की हो गई। अब यही फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में बदल जाएगा किसमें, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, और यहाँ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ 2 फॉस्फेट थे, कार्बन नंबर 1 वाला फॉस्फेट निकल जाएगा, तो ये बदल जाएगा किसमें, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट यही हमारा प्रोडक्ट बनेगा जो फोटोसिंथेसिस में हम कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे। कार्बोहाइड्रेट का बनना यहाँ शुरू हो गया। हमें क्या मिला, fructose 6-phosphate. Now this fructose 6-phosphate will be converted into glucose 6-phosphate, or finally glucose 6-phosphate ग्लूकोज और फॉस्फेट में बट जाएगा और हमें शुगर के रूप में ग्लूकोज मिल जाएगा। यानी इस फ्रक्टोज से के 3 मॉलिक्यूल बने थे, तो शुगर के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। मान लिया कि इस पौधे ने डार्क रिएक्शन के द्वारा यहाँ 3 मॉलिक्यूल बनाए हैं, किसके, शुगर के। अब ये जो शुगर के 3 मॉलिक्यूल बने, एक मॉलिक्यूल पौधा अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सिक्योर कर लेगा, लेकिन 2 मॉलिक्यूल को फिर साइकिल में आगे की ओर बढ़ा देगा, क्योंकि पौधे को डार्क रिएक्शन के लिए फिर से रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो यहीं से जो आगे साइकिल चली, इधर की ओर हम जो कुछ भी देख रहे हैं, ये डार्क रिएक्शन का 3rd स्टेप है, जिसे हम कहते हैं रीजनरेशन। यहाँ अगर हम मान लें कि ये शुगर या फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जिसके पास 6 कार्बन है और 2 मॉलिक्यूल रन कर रहे हैं, तो मान लें कि 1 2 3 4 5 6 एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा हम मान लें, दूसरा फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल ये है। मॉलिक्यूल 2 हैं और प्रत्येक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम की संख्या 6 है। यह है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। तो हम यहाँ देखते हैं कि फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट
3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है इन द ये 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से ट्रांस कीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्ट करते हैं तो कितने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। मान लेते हैं ये 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड के ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, ये आपस में मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं 6 कार्बन फ्रक्टोज के और 3 कार्बन 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड के, ये 3 कार्बन का कंपाउंड यहाँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं और दोनों मॉलिक्यूल में कार्बन की संख्या हम देख रहे हैं 10 हो गई है। 3 यहाँ है और 6 इधर है और 3 इधर है, तो 9 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये मॉलिक्यूल बड़ा हो जा रहा है तो ये 2 भागों में टूट जा रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एक मॉलिक्यूल 4 कार्बन का बन रहा है और दूसरा 5 कार्बन का। 9 मॉलिक्यूल हमारे पास है, 9 एटम का ये मॉलिक्यूल है जो 2 भागों में बढ़ जा रहा है, 4 कार्बन में और 5 कार्बन में। तो 4 कार्बन का बन रहा है इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। इसके चौथे मान लेते हैं इसके पास 4 कार्बन है तो चौथे कार्बन पर यहाँ फॉस्फेट लगा हुआ है और दूसरा मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होता है जेलुलोज 5-फॉस्फेट। इसके 5वें कार्बन से फॉस्फेट लगा होता है। तो यहाँ भी हम देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5। देखिए ये 5 कार्बन का और ये 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने जिन्हें हमने कहा इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट और 5 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने जिन्हें कहा जेलुलोज 5-फॉस्फेट। इसके चौथे कार्बन से यहाँ इसके चौथे कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा होगा और यहाँ 5वें कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा है। इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट जो 4 कार्बन का कंपाउंड है और 2 मॉलिक्यूल हैं, ये एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे और एंजाइम होगा एल्डोलेज। तो ये 4 कार्बन यहाँ से मिला और 3 कार्बन का जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है इसके 2 मॉलिक्यूल। तो अगर इसे भी हम इसी तरह समझने की कोशिश करें तो इरिथ्रोज 4 कार्बन का है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये 3 कार्बन का है। तो मान लेते हैं ये 4 कार्बन और ये है 3 कार्बन। अब जब दोनों आपस में मिलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का स्यूडो हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 4 का ये इरिथ्रोज है तो इसमें ये 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के मिले। तो हमने क्या देखा, 2 मॉलिक्यूल तैयार हुए और दोनों मॉलिक्यूल में कार्बन की संख्या 7 हो गई है। मॉलिक्यूल 2 बने, कार्बन की संख्या 7 हुई, इसे कहते हैं स्यूडो हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। अब यही स्यूडो हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में अपना एक फॉस्फेट फास्फोरिक एसिड के रूप में बाहर निकाल देगा। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू स्यूडो हेप्टुलोज 7-फॉस्फेट, यानी कार्बन नंबर 1 पे जो फॉस्फेट लगा था वो फॉस्फेट फास्फोरिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाता है। अब स्यूडो हेप्टुलोज 7-फॉस्फेट पुनः 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। इसे भी हम समझाने के लिए यहाँ बताना चाहेंगे
लेते हैं ये स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, इसके पास कार्बन की संख्या 7 है। देखिए 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। मॉलिक्यूल कितने हमारे पास? 2 हैं, तो इसे हम 2 मान लें। 1 2 3 4 5 6 7 मान लिया। ये है स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट जिसमें कार्बन की संख्या 7 है। ये स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट रिएक्शन करेगा 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल से, और एंजाइम यहाँ पर जो काम करेगा वो होगा ट्रांसकीटोलेज। वो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे जिसके पास कार्बन की संख्या 3 है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? एक मॉलिक्यूल ये बना और एक मॉलिक्यूल ये बना। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मॉलिक्यूल हमारे पास, 10 एटम का ये मॉलिक्यूल बना और 10 एटम का मॉलिक्यूल हमारे पास ये बना। 2 मॉलिक्यूल मिले। ये 10 एटम का जो मॉलिक्यूल बना ये 2 भागों में टूट जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। एक मॉलिक्यूल ये बना, एक मॉलिक्यूल ये बना। इसे हम कहेंगे राइबोज 5 फॉस्फेट। ये कार्बन का कितने कार्बन है? यहाँ 5 कार्बन है और मॉलिक्यूल कितने हो गए? 2 मॉलिक्यूल। इसे हम राइबोज 5 फॉस्फेट मान लें। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं चूंकि ये 10 मॉलिक्यूल हो रहा था, 10 एटम की बात थी। 10 एटम 5-5 कार्बन में टूट रहे हैं। 5 राइबोज 5 फॉस्फेट में बदल रहा है और 5 कार्बन जेलुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल इधर बना और एक मॉलिक्यूल इधर बना, यानी 2 मॉलिक्यूल जो 5 कार्बन के हैं राइबोज का फॉर्मेशन करेंगे और 2 मॉलिक्यूल हमें जो प्राप्त होंगे वो जेलुलोज 5 फॉस्फेट के। इस तरह हम देख रहे हैं कि जेलुलोज एक बार तो जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो यहाँ इरिथ्रोज और जेलुलोज बनता है। तो एक बार जेलुलोज इस रिएक्शन से मिल रहा है और दूसरी बार जेलुलोज का फॉर्मेशन इधर से हो रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल इधर से बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल इधर से बन रहे हैं। अब ये राइबोज 5 फॉस्फेट फॉस्फोराइबोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में बदल जाएगा। रिबुलोज, यहाँ है राइबोज और यहाँ है रिबुलोज। तो राइबोज 5 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू रिबुलोज 5 फॉस्फेट और यही प्रक्रिया यहाँ भी होगी। रिबुलोज फॉस्फेट इपीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में जेलुलोज 5 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू रिबुलोज 5 फॉस्फेट। तो अब हम यहाँ देखें 2 मॉलिक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट के इस विधि से बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल इधर से बनेंगे और 2 मॉलिक्यूल इधर से। जो अभी इन दोनों में रिएक्शन हुआ था 10 मॉलिक्यूल थे तो 5 इधर गए थे, 5 जेलुलोज की ओर गए थे। तो एक बार फॉर्मेशन जेलुलोज का यहाँ से हो रहा है, दूसरा फॉर्मेशन इधर से हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल इधर से, 2 मॉलिक्यूल इधर से और 2 मॉलिक्यूल ये। तो तीन जगह हम देख रहे हैं कि 5-5 कार्बन के मॉलिक्यूल 5-5 कार्बन के हमें 2-2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी? 6 मॉलिक्यूल। 2 फ्रॉम हियर, 2 फ्रॉम हियर एंड 2 फ्रॉम हियर। 2, 4 और
2 यहाँ मिला देंगे तो 6 मॉलिक्यूल हमें रिबुलोज 5 फॉस्फेट के मिल जाएंगे। अब रिबुलोज 5 फॉस्फेट में फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल इसके कार्बन नंबर 1 से फिर जुड़ेगा। इसके लिए एटीपी यहाँ इन्वॉल्व होगा, अपना एक फॉस्फेट रिबुलोज को दे देगा और एडीपी के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा इसे कहते हैं फॉस्फो रिबुलोज काइनेज। और हमारे पास पुनः रॉ मटेरियल ऑफ द डार्क रिएक्शन रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट के रूप में मिल जाता है। तो कार्बन की संख्या यहाँ 5 है किंतु मॉलिक्यूल की संख्या 6 है। इस तरह ये पूरा डार्क रिएक्शन, इसके प्रत्येक स्टेप को हमने समझाने की कोशिश की है। मैं ये चाहूँगी कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें और प्रत्येक स्टेप को जैसे मैंने समझाया है इसे बार बार अपनी कॉपी में ड्रा करें, तो निश्चित आपको ये समझ में आ जाएगा कि डार्क रिएक्शन के द्वारा पौधे कैसे अपना शुगर रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में सिंथेसाइज करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में 3 ही चीजें हो रही हैं, कार्बोक्सिलेशन ग्लिसरिक एसिड तक, शुगर के फॉर्मेशन तक हो रहा है रिडक्शन, और इधर जो प्रक्रिया दिखाई दे रही है, स्टेप दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को मिला के हम कहते हैं कि रीजनरेशन ऑफ द रिबुलोज डाइफॉस्फेट। तो थैंक यू, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया हो।